नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी। और देखिए, हमारा ये खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर आप लोगों के लिए ही है। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसे स्पेशलिस्ट हों जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हों। आपकी कोई प्रॉब्लम्स है वो भी आप पूछ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नॉलेज की चीज़ें भी होती हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, किसी चीज़ को यदि हम हमारे लाइफ में आ रही हैं या हमारी बॉडी में आ रही हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ डिसीज़ आ रही है, हम बहुत जल्दी उन लक्षणों को पहचान नहीं पाते। तो उन सारी चीज़ों पर भी हम निश्चित तौर पर कोशिश करते हैं कि एक डॉक्टर हमारे साथ हो और वो तमाम चीज़ों के आपको आंसर भी करें और आप लोग निश्चित तौर पर हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर राधिका पाठक शर्मा है जो कि जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर राधिका, बहुत स्वागत इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर राधिका हैं, जनरल फिजिशियन हैं, बहुत सारी देखिए फीमेल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, या हम कह सकते हैं कि हम महिलाओं की यदि बात करें तो एक एज के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका हम बहुत ध्यान रखें, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती हैं, जो हमें नहीं समझ में आती और आगे प्रॉब्लम दे सकती हैं, हम उस पर विस्तार से आज बात करेंगे। डॉक्टर राधिका, क्या लगता है, सबसे पहले तो हम उन चीज़ों पर बात करेंगे कि फीमेल्स की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होगा और कौन सी ऐसी डिसीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर सकती हैं? देखिए, फीमेल्स में अगर हम एज ग्रुप वाइज बात करें तो जो अर्ली टीन्स होते हैं, इनफैक्ट आपका 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है, यंग गर्ल्स होती हैं, यंग मदर्स बनी हुई होती हैं, तो उनमें उस टाइम पे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है खून की कमी की। वो मोस्टली अनीमिक होती हैं क्योंकि अपना डाइट पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस उनका कंटिन्यू रहता ही है। तो वो एज ग्रुप के लिए हमें स्पेसिफिकली आयरन सप्लीमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि मोस्ट कॉमनली अनीमिया, वीकनेस ये बीमारियाँ होती हैं। 30 to 45 की एज ग्रुप इज़ ओके, उसमें कुछ इतना नहीं, बट हमें डाइटरी रही अपना सब वैसे ही सारे मल्टीविटामिन लेना चाहिए। 40 ईयर्स के बाद में जब मीनोपॉज की एज आती है तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों का सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कैल्शियम, विटामिन डी भी हमको लेना पड़ता है उस टाइम पे क्योंकि आपकी बोन्स एकदम कमज़ोर होने लगती हैं। अगर हमने ये सब सप्लीमेंटेशन नहीं लिया तो हमको आगे फ्यूचर में ये जनरल फ्रैक्चर्स के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओवरऑल पीठ में दर्द होना, पैरों में झुनझुनी आना, ये सब मीनोपॉज के बाद में शुरू होने लगता है। तो वो एज वाइज है कि हमें, और बाकी हमें रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज तो पूरा टाइम रखना ही चाहिए कंटिन्यू इन एनी एज ग्रुप। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए जिसका हमको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात आपने जिस तरीके से बोली कि खून की कमी अक्सर बहुत ज़्यादा, ये बहुत मुझे लगता है एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से फिट एंड फाइन फील तो करते हैं लेकिन हमेशा थोड़ा सा उनको बॉडी में अनईजी टाइप का लगता है, या तो क्योंकि वो वर्किंग भी होते हैं, आजकल बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, तो वर्किंग वुमेन जो होती हैं उनको लगता है हम फिट हैं, हम ठीक हैं, बट उनको नहीं पता कि उनको इंटरनल क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वो कैसे पता कर सकते हैं कभी ऐसा अनईजी लगे आपको या ठीक नहीं लग रहा है? तो देखिए, अनीमिक अगर वो है तो अनीमिया के बहुत टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। मतलब वो एक दिन 2 दिन चलने वाली कमजोरी नहीं होती, वो आपको लगातार फील होगी। आप हर दिन सुबह उठेंगे, आपको लगेगा यार मैं और 2 घंटा सो लूँ, मतलब सुबह उठ के वो फ्रेशनेस नहीं आएगी। आप सुबह उठेंगे तो आप सोचेंगे यार आज रात जल्दी हो जाए, मैं जल्दी सोने चले जाऊँ। तो वो ये चीज़ आपको रेगुलर मंथ्स ओवर मंथ्स फील होगी। आपका धीरे धीरे खाने पे से मन हटने लगेगा, आपको कोई चीज़ उतना अटेम्प्ट नहीं करेगी, और धीरे धीरे अगर इसको और निगलेक्ट किया तो आपकी स्लीप साइकिल पे भी असर पड़ने लगता है। हम कोई भी काम मन से नहीं कर पाएंगे, तो ओवरऑल बॉडी की हर चीज़ पर असर, आप चिड़चिड़ाने लगेंगे, आपके अंदर जान नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली आप ना पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, वर्किंग है, तो वो तो बिल्कुल ही आपसे हैम्पर होगा। तो 1-2 महीने भी अगर ये चल रहा है तो आप डेफिनेटली आपको अपना पूरा ब्लड एवेल्युएशन कराना चाहिए और अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये 100% अनीमिया के लक्षण रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने देखा है कि जो मदर्स होती हैं उनको बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, घर भी मैनेज करना है, बच्चों को भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, एक लंबी वर्किंग हो जाती है। मतलब यदि मॉर्निंग वो 6 o'clock भी उठी हैं तो हमने कई बार देखा है कि उनको काम करते करते, सारी चीज़ों को मैनेज करते करते रात में 12 भी बजते हैं। उस बीच में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे
जो प्रॉपर अपना डाइट प्लान नहीं करते या उसको फॉलो नहीं करते होंगे, क्योंकि उसके लिए भी आपको टाइम निकालना है। अब आप अननेसेसरली जबरदस्ती नहीं खा सकते, आपको भूख भी उतनी लगे, आपको आपका ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स करना है, लंच का टाइम फिक्स करना है, डिनर का टाइम। तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीमेल्स को खाना ही चाहिए, चाहे वो सप्लीमेंट में हो या फूड्स में हो? देखिए, कुछ चीज़ें जो लेडीज़ को स्पेशली खाना चाहिए अपनी डाइट में, उनको प्रोटीन्स का अमाउंट ज़्यादा रखना चाहिए। क्योंकि आप अगर पूरा दिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च, जो 100% लेडीज़ का इंडिया में तो यही हाल है, कुछ नहीं मिला तो रोटी खा लिया हमने, सुबह रोटी खा ली, दिन में जब टाइम मिला हमने रोटी खा ली, हमने उस तरह का खा लिया। आपको अपनी डाइट में एनी फॉर्म, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, दिन में हर मील में हमको प्रोटीन्स इंक्लूड करना चाहिए। बहुत प्लानिंग की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन्स होता है हमारे लिए। आप चना खा लो, उबले चने रख लो, राजमा खा लो, प्रोटीन्स बढ़ाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में बढ़ाइए। सप्लीमेंट्स में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, बट अगर हम उसको डाइटरी लें तो वो ज़्यादा बेटर है। प्लांट प्रोडक्ट्स के सप्लीमेंट्स भी आते हैं बहुत सारे, बट अगर आप कोई चीज़ को दिन में एक बार लेंगे और वही चीज़ को आप दिन में 3 टाइम ब्रेक करके लेंगे ओवर लॉन्ग पीरियड, तो आपको ज़्यादा फायदा डाइट में होगा। एक हेल्दी डाइट अपनाना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो आप लेते रहेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्स तो देखिए इतने 1000 सप्लीमेंट आते हैं, आप सारे दिन सप्लीमेंट खाते रहे, कम है, कभी इस चीज़ का कभी उस चीज़ का। बट आपका डाइट में एक ऐसी चीज़ है, आपने अगर पालक ही खा ली तो उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर है। सो ट्राई कि हम देखिए, लेडीज़ इतनी मल्टीटास्कर होती हैं कि अगर वो सोच लें कि हमको दिन भर में इतना करना है, हमको दिन में 15 मिनट अपने लिए निकालना है, तो आई थिंक वो इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। सिर्फ क्या, वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की बात होती है। अगर आप प्रायोरिटी दे लेंगे कि नहीं, मुझे 15 मिनट का वॉक करना है, या मुझे 15 मिनट एरोबिक्स करना है, कुछ भी करना है, 15 मिनट अपने पे निकालना है, एंड देन आप डाइट में छोटे छोटे चेंजेस लेके आना शुरू करें। मील्स रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए, प्रोटीन्स की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स कम कर लीजिए, तो इसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अब लेडीज के साथ क्या होता है, वो बोलते हैं हम सारे दिन काम करते रहते हैं, झाड़ू पोछा भी खुद करते हैं। हाँ। आप सारे दिन लगे रहो काम में, बट दैट डजंट काउंट इन एक्सरसाइज। भले आप 15 मिनट सिर्फ अपना दिमाग घर के काम से फ्री करके सिर्फ अपने ऊपर लगा लो, आप भले ट्रेडमिल पे कर लो या नॉर्मली वॉक करने निकल जाओ 15 मिनट्स, नॉर्मल फास्ट वॉकिंग, उतने में आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। देखिए, बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमको फास्ट करना पड़ता है, आप ताकि जो खा रहे हैं आपकी बॉडी में उस चीज़ का नरिशमेंट जाएगा, उसके लिए हमें मेटाबॉलिज्म अपना फास्ट रखना पड़ेगा। नहीं तो मैक्सिमम 30-35 ईयर्स की लेडीज़ होती हैं जो वेट पुट ऑन करे जा रही हैं, वो बोलेंगे हम दिन भर में खाना तो सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं, फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको थायराइड होगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने बेसिकली अपना मेटाबॉलिज्म ही इतना वीक कर लिया है कि उनको इसके अलावा भूख ही नहीं लगती है। तो आप मेहनत करेंगे, वो भी हल्की सी मेहनत, फोकस्ड मेहनत करेंगे, आपकी एपेटाइट, आपकी भूख खुलेगी, आपका बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, ओवरऑल हर चीज़ में डिफरेंस होगा। जो आप खाना खा रहे हैं उसका सारा नरिशमेंट आपकी बॉडी को मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और हमने देखी है, आम तौर पर चाहे हम टीनेजर्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, बहुत कॉमन सी चीज़ होती है मेंसेस की। तो उस टाइम पे भी यदि हम देखें कितना वीकनेस आता है उस टाइम पे, और उस टाइम पे किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाए खाने पीने के लिए भी? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हर लेडी के लिए, मतलब किसी किसी के लिए तो बहुत बड़ी आफत होती है। बच्चा उनको स्पेशली जब स्टार्टिंग होता है 13-14 ईयर्स में, जब लड़कियों को शुरुआत होती है, तब 80% लड़कियों को बहुत पेनफुल क्रैम्प्स आते हैं, बहुत अनबेरेबल क्रैम्प्स होते हैं। दूसरा क्या, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होती, हर महीने नहीं आती, उनको 2-3 महीने में एक बार आती, विच इज़ नॉर्मल है ना। उसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए, इसलिए आप डॉक्टर्स के चक्कर ना लगाएं। इट इज़ नॉर्मल, धीरे धीरे साइकिल अपने आप रेगुलराइज हो जाएगी, और उनको बहुत ट्रबलसम टाइम रहता है वो एक बच्ची के लिए, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरीके से। एंड इनफैक्ट जब आपकी साइकिल रेगुलराइज हो जाती है, बड़े होने तक भी, टिल चाइल्ड बर्थ तक भी, वो पीरियड एक ऐसा पीरियड है जब लेडीज़ आर वेरी वल्नरेबल। उस टाइम वो बहुत इमोशनली भी वीक रहती हैं, फिजिकली भी वीक रहती है, एंड इस टाइम यूजुअली लेडीज़ की इम्यूनिटी भी कम होती है, तो उनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो उनको इस टाइम पे पीरियड स्टार्ट होने के एटलीस्ट 5 डेज बिफोर उनको अपनी डाइट पे, रेस्ट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आप एक वेल नरिश्ड बैलेंस्ड डाइट खाइए, एम्पल स्लीप लीजिए जितना टाइम है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सब चीज़ें करिए, क्योंकि मोस्टली यही होता है जब पीरियड स्टार्ट होने वाले होंगे उसी के पहले उनको वायरल फीवर बहुत इजीली लग जाएगा, किसी भी टाइप का माइल्ड इन्फेक्शन, नॉट मेजर, बट माइल्ड इन्फेक्शन के चांसेस उनके तब बहुत होते हैं। और डाइट में उनको, जैसे मैंने कहा, डाइट में तो दे हैव टू हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो उनको बहुत खानी ही चाहिए उस टाइम पे।
बिल्कुल। अच्छा, अभी हम जिस तरीके से फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे थे, क्या लगता है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम नेचुरल डाइट्स जितनी लेंगे वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होगी, हम सप्लीमेंट्स पे क्यों जाएं? पर क्या ऐसा हमेशा हो सकता है या एक टाइम के बाद हमें उसकी ज़रूरत पड़ती ही है? देखिए, जब तक आप एक एज फैक्टर होता है ना, 30, 35, 40 तक है, तो हमारा नॉर्मल डाइट अगर हम लेंगे, हम दूध खा रहे हैं, हम दही खा रहे हैं, हमारा डाइटरी सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। बट जब लेडीज मीनोपॉज की तरफ बढ़ने लगती हैं, दैट इज 40 ईयर्स से हम मान लें, 45 भी होता है, किसी लेडी में 50 ईयर्स में भी स्टार्ट होता है, बट एक जनरल 40 अगर हम मान लें, तो उस टाइम पे सडन कैल्शियम डेफिशिएंसी डेवलप होना शुरू होती है। जितना आप कैल्शियम डाइटरी आप ले नहीं सकते, जितना आपकी बॉडी से कैल्शियम लॉस होगा, लॉस नहीं होता, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करना कम कर देती है कैल्शियम। दैट इज दीज आर सम चेंजेस जो एज के साथ होते ही हैं हमारी बॉडी में। तो ऐसे टाइम पे जब हम डाइट से जो चीज़ को कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, और वो ज़रूरी भी है। तो स्पेशली मीनोपॉज की एज ग्रुप में आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, जो लोग इन सप्लीमेंट्स को लेते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होती यदि वो कंसल्ट करके भी ले रहे हैं तो? देखिए, इसमें जैसे ये डाइटरी सप्लीमेंट एक होता है, डाइटरी सप्लीमेंट इज समथिंग जो आपको डाइट के साथ सप्लीमेंट करेगा, वो आपको डाइट को रिप्लेस नहीं करेगा। तो आप डाइट में जो ले रहे हैं वो तो आपको लेना ही है, ये सिर्फ एडिशनल है। इसके अलावा मार्केट में एक्चुअली अभी बहुत सारे और सप्लीमेंट्स आने लगे हैं जो वो बोलते हैं कि आप ये ले लेंगे तो ये आपका सब कुछ हो गया, इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों में आप ना पढ़ें, डाइट के साथ में जो चीज़ सप्लीमेंट हो सकती है हमेशा उन चीज़ों में जाएं, क्योंकि उनके ना साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और वो हमारी बॉडी को हार्म भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में ली जाती है, तो उस चीज़ से हमको इतना नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये एक चीज़ और हमने देखी है, एक एज वाइज कुछ जैसा आपने बोला, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोन्स में कई बार आगे जाके प्रॉब्लम होती है, और हम हमेशा देखते हैं कि यदि वर्किंग वुमेन है तो हमेशा कहा ही जाता है कि दूध के साथ आप कुछ 1 ग्लास या 1 कप कुछ ऐसा लीजिए, डेली उसको शामिल करिए, वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, ताकि वो स्ट्रांगनेस जो है वो बनी रहे। तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूध भी नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए कोई और चीज़, जैसे मान लीजिए जो नहीं ही ले पा रहा है दूध, तो वो यदि पाउडर को भी फिर कैसे ले, या तो वो पानी में ले, या कोई और चीज़ें आती हैं बिस्किट फॉर्म में या किसी और फॉर्म में जो ले सकता है, कुछ प्रोटीन के बिस्किट्स भी आते हैं, उसके अलावा कुछ और चीज़ें हो जो वो ले सकते हैं, यदि लिक्विड में नहीं जा रहे हैं तो वो वैसे उसको कंज्यूम कर पाएँ? देखिए, अगर मिल्क नहीं ले सकते तो दही सबसे अच्छा सोर्स है। मिल्क के कंपैरिजन में अगर आप 1 ग्लास मिल्क लें और 1 कटोरी दही लें, तो दही में 5 टाइम्स मोर प्रोटीन्स होता है एज कम्पेयर टू मिल्क, एंड कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा होता है, प्लस उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ओवरऑल लेडीज़ के जेनिटल एरियाज़ की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जिन लेडीज़ को सफ़ेद पानी की शिकायत है और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए दही तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप अगर 1 कटोरी दही ले लो आप दिन में एक बार में, वही इतना काफ़ी है। ये तो हो गया हमारे डाइट में जो हमारी किचन में इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं। और फिर अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा तो फिर प्रोटीन पाउडर्स तो आते हैं, वो आप मिल्क से नहीं ले पा रहे हैं, आप पानी से भी ले सकते हैं। बिस्किट्स भी आते हैं, बट देखिए जो चीज़ मार्केट से आ रही है हमें नहीं पता उसमें कितनी प्योरिटी है, आपने कौन सी ब्रांड खरीदी, उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला। जो हमारी किचन में है उससे ज़्यादा प्योर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो इसीलिए फोकस ये किया जाता है कि जितना हम अपनी किचन में से निकाल सकें हम उसको यूज़ करें। और फिर वो नहीं हो पा रहा, भाई लाइफस्टाइल वाकई में बहुत हेक्टिक हो गई है, एक आदमी के लिए प्रोटीन पाउडर की 2 चम्मच पानी में डाल के पीना ज़्यादा ईजी होगा, बजाय कौन दही जमाए फिर खाए। तो फिर ये तो ऑप्शंस है ही, बट स्टिल इट इज़ बेटर कि अगर हम किचन से करें। दही 1 कटोरी दही इज़ मोर देन इनफ। आप 1 कटोरी स्प्राउट्स खा लो सारे दिन भर में, आप दही ले लो, सैलेड तो खा ही सकते हैं। मतलब इतना सा ध्यान देंगे तो फिर धीरे धीरे खुद ही हमें अच्छा लगेगा, खुद ही हम और अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। मतलब ये वो बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से हम मतलब अरेंज भी हो जाती है, रोज़ रहती है, और यदि हम डेली इतना भी ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको बहुत फ़ायदा करेगा। बिल्कुल ठीक है। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं डॉक्टर राधिका जो एक फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा याद रखना चाहिए वर्किंग टाइम पे भी, उनकी सुबह से रात तक की जो वर्किंग होती है वो किन किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि वो हमेशा ही फिट एंड फाइन महसूस करें? देखिए, मॉर्निंग से लेके मैक्सिमम, देखिए मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मेरे साथ भी कई बार ही होता है कि मेरा ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट तो मैं कभी भी नहीं कर पाती, सीधे मैं भी 1-2 बजे लंच पे ही बात जाती है, एंड वो भी कभी आपका टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये तो इट इज़ अ मतलब एक फीमेल की लाइफ का पार्ट है ये चीज़, क्योंकि हम दूसरों का देख रेख करने में हम बाकियों को सबको टाइम पे हर चीज़ अवेलेबल कराएंगे, खुद का नहीं हो पाता।
बट हमको थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए। एक हमको थोड़ा सा टाइम दिन भर में अपने लिए निकालना चाहिए, भले ही 10 मिनट हम सुबह टाइम से ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि बाद में जाके तभी तो अभी हम काम करें तो रियलाइज़ नहीं हो रहा, बट एक बार हम 40s की एज क्रॉस करते हैं तो फिर हमको रियलाइज़ होने लगता है। लेडीज आती हैं सिवियर एसिडिटी के साथ में, बहुत सिवियर पेन हो रहा है उनको पेट में, मतलब बहुत ही एक्सेसिव पेन होता है उनको, और देखा जाए पता चलेगा भाई सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, कल रात का भी कुछ होश नहीं, खाना खाया नहीं खाया, इस काम में बिजी थे, उस काम में बिजी थे। तो हमको दिन भर में अपने लिए कुछ टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट का, स्पेशली कि हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर अपना टाइमली कर पाए। ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे काम कर करके 12 बजा दिए और फिर हम डिनर कर रहे हैं और फिर सीधे सो गए, फिर सुबह 5 बजे से उठ गए। तो आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे सुबह इस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, और रात को एटलीस्ट सोने के 2 से 3 घंटा पहले हमको डिनर करके सोना है। दैट टू नॉट बहुत हैवी डिनर नहीं, नॉर्मल डिनर जो होना चाहिए, बहुत स्पाइसी डिनर नहीं। इसके अलावा आपको सारे दिन भर में, और डाइट में जो आपका मील्स है उसको भी थोड़ा सा प्लान कर लीजिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें, सैलेड ज़्यादा इंक्लूड करिए, प्रोटीन्स जैसे मैंने बताया, वेजिटेरियन है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दालें हैं, राजमा है, ये सारी चीज़ें हैं, और नॉन वेजिटेरियंस में तो बहुत ऑप्शंस हैं। एंड इसके अलावा हर मील में थोड़ा सा प्रोटीन, कोई हरी सब्जी और सैलेड्स की मात्रा बढ़ा के रखें। एंड दिन में एटलीस्ट 15 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज के रूप में निकालें। घर का काम एक्सरसाइज नहीं होता, वो तो आपकी बॉडी धीरे धीरे, आप रोज झाड़ू पोछा करोगे आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। 15 मिनट आप भले ही जॉगिंग करके आ जाओ, वॉक करके आ जाओ, सीढ़ियाँ चल लो ऊपर नीचे, 15 मिनट सिर्फ अपनी हेल्थ को लेके डेडिकेट करिए। आप 15 मिनट से शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसको आप आधा घंटा 1 घंटा कर लेंगे, और उसकी बॉडी से उसके ये चीज़ अपनाने से आपकी लाइफस्टाइल में जो पॉजिटिव चीज़ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो आपको आगे खुद ही प्रोत्साहित करेंगे कि मैंने आज 15 मिनट से शुरू करा है, मैं इसको और धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटा इतना करके देखूंगी। बिल्कुल। तो देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि हम इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक तो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत छोटे छोटे सोर्स ऐसे बताए हैं डॉक्टर राधिका ने, दही हुआ, स्प्राउट्स हुए, ये आप खा सकते हो, ये आप चलते फिरते भी खा सकते हो, इसे आप रोज़ शामिल करो, उससे भी आप अच्छा फील करोगे। एक और चीज़ थी जो हमने कॉमन प्रॉब्लम की बात की थी डॉक्टर राधिका, कि मेंसेस के टाइम पे निश्चित तौर पर थोड़ी सी वीकनेस फील होती है और दिक्कत भी होती है। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग मुझे लगता है ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे या अक्सर बहुत परेशान भी होते हैं। इर्रेगुलर यदि कई बार मेंसेस हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इर्रेगुलर हैं, तो वही वो कोई डिसीज़ का कोई एक साइंटिफिक वो कोई चीज़ होती है कि कोई डिसीज़ तो नहीं हो रही जिसकी वजह से इर्रेगुलर है, या वीकनेस की वजह से होता है, या कुछ खाने की वजह से होता है। ये मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुत लोग इसको फेस करते हैं। देखिए, इसमें अब ये भी हम अगर किस एज की बात कर रहे हैं, अगर हम शुरू की बात कर रहे हैं तो यंग गर्ल्स में शुरू के 3-4 साल ये चीज़ नॉर्मल रहती है कि उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, और उसके बाद में कई बार कुछ मतलब इसके हम सिर्फ पता लगा सकते हैं कि कुछ गलत तो नहीं है, मतलब हमारी साइकिल हम एग्जैक्टली डायग्नोस नहीं कर सकते उस चीज़ को। जैसे कोई अगर लड़की है 18-19 साल की, 20-22 साल की, जिसका सडनली वेट पुट ऑन होना शुरू हो गया है, उसके फेस में थोड़े हेयर ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई है, और उसके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो गए हैं जो पहले रेगुलर थे, तो उस केस में हम मानेंगे कि उसके अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो फिर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। बट अगर कोई फीमेल है जिसके स्टार्टिंग से ही हर 2-3 महीने में आ रहे हैं, उसकी नेचुरल साइकिल ही हर 2-3 महीने की है, तो उसको हम अब नॉर्मल नहीं मानेंगे। हो सकता है उसकी मदर के साथ भी ये रहा हो, तो वो जेनेटिक भी होता है। कई बार जो माँ का मेंस्ट्रुअल पैटर्न होता है, कई बार बच्चों में वही आता है। देखिए, आइडियल तो यही होता है कि हर महीने से महीना होना चाहिए, 28 days to 35 इज नॉर्मल, बट कई बार क्या होता है, किसी की फैमिली टेंडेंसीज होती है कि उनको वैसे 1.5-2 महीने में आते थे, फिर वो पूरी लाइफ उनका वैसे ही चलता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज़ से। बट अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स के साथ में कुछ भी अलग सिम्टम हो रहा है, या तो आपको बहुत ज़्यादा पीरियड हो रहे हैं या बहुत कम पीरियड्स हो रहे हैं, या सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, आपको ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंसेस फील हो रहे हैं, बॉडी में सडनली ब्लोटिंग होना और अजीब सा इरिटेशन होना, तो फिर हम इस चीज़ को एवेल्युएट कराते हैं। तो वो आपका इरेगुलर पीरियड किस चीज़ के साथ हो रहा है कंबाइन, और क्या सिम्टम्स हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि हमको इसको आगे चेकअप कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल। एक और प्रॉब्लम है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं उस पर खुलकर बात करते हैं, ल्यूकेरिया की। उसमें क्या चीज़ें हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करें? यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो किस वजह से होती है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? देखिए, ल्यूकोरिया इज अपन सफ़ेद पानी की शिकायत नॉर्मली लोग बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं। कई बार वैसे भी जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उसके 3-4 दिन पहले से नॉर्मली सबको वाइट सफ़ेद पानी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है,
एंड पीरियड्स होने के बाद भी 3-4 दिन तक रहता है, ये नॉर्मल पैटर्न होता है। एंड कभी कभी किसी को इतना एक्सेसिव होता है कि उनको पैड लगाना पड़ता है, ये अब नॉर्मल है। अगर उसमें आपको बहुत फाउल स्मेल आने लग जाए, अगर फाउल स्मेल नहीं आ रही है, बदबू नहीं आ रही, तो इट्स ओके। कई बार साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कोई से फेज में होने लगता है, अगर उसमें बदबू आ रही है जरा सी भी, तो हमको ध्यान देना चाहिए, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड उसके बाद में हमको उस एरिया की हाइजीन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ये सिम्टम प्रॉब्लम बार बार हो रही है, देखिए क्योंकि एक बार अगर सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसको कम्प्लीटली क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। वो क्या, जब तक आप दवाइयाँ खाते रहेंगे तब तक आपको जो है, जहाँ आपने दवाई बंद करी वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपने अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे ध्यान नहीं दिया कि पीरियड्स के टाइम पे प्रॉपरली पैड लगाया, अदरवाइज भी उस एरिया की क्लीनिंग पूरी रखना, क्योंकि एक बार ही बीमारी हो जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर पाना। बिल्कुल, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी ये पॉइंट्स हैं जिसका आप ध्यान रखो, क्योंकि बहुत क्लियर उन्होंने यहाँ पर किया डॉक्टर राधिका ने कि एक बार यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो आप क्योंकि कहीं भी हो, घर पे हो, बाहर हो, वर्किंग हो, हमें अपने लाइफस्टाइल को और अपने आप को फिट रखने के लिए एक तो हेल्दी चीज़ें खानी है, दूसरा हर चीज़ की हाइजीन का ध्यान रखना है, और मेरे ख्याल से फीमेल्स प्रॉब्लम की जहाँ तक बात है तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, तो हमें ही उसके लिए वर्कआउट करना होगा कि हम अपने आप को कितना हेल्दी और फिट रख रहे हैं, हम कितने हाइजीन है, ये हमें ही उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर राधिका, क्योंकि आप जनरल फिजिशियन होने के साथ ही कुछ क्रिटिकल केयर भी आप देखते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँगी कि क्रिटिकल केयर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए क्रिटिकल केयर में बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। कोई भी पेशेंट जो क्रिटिकल हो रहा है, आईसीयू में जाने लायक नौबत आ रही है उसकी, वो सब क्रिटिकल केयर में आता है। हार्ट अटैक का पेशेंट आया, वो क्रिटिकल केयर में आएगा। अगर बहुत लो शुगर हो रही है, झटके आ रहे हैं उसको, वो क्रिटिकल केयर में आएगा। इनफैक्ट किसी का बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, हिस्टेक्टोमी हुई, वो पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो वो आईसीयू में आएगा। तो जो भी पेशेंट क्रिटिकल हो रहा है वो सब क्रिटिकल केयर के अंदर कवर होते हैं। तो उन्हें आप लोग मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? अच्छा, एक चीज़ हमने और भी देखी है, यदि किसी का बीपी बहुत हाई होता है उस टाइम पे, या किसी को ऑपरेट करना है, इमरजेंसी है, बट बीपी आई, तो ऑपरेशन उस वक्त पे भी नहीं होता है, तो वो कैसे उसको फिर आप कंट्रोल करते हैं, कैसे उन चीज़ों को मैनेज करते हैं? देखिए कुछ इमरजेंसीज तो ऐसी होती हैं कि जिसमें हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम कंट्रोल करें। जैसे कोई पेशेंट है जिसको डिलीवरी होनी है उसकी, और उसका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, और उसका बीपी इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि अभी उसके पेट में बच्चा है। जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा उसका बीपी अपना नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में तो हमको उतने बढ़े हुए बीपी में ही उसको लेना पड़ेगा। हालांकि रिस्की है, सब रिस्क एक्सप्लेन करके लेना पड़ता है, वो मजबूरी है, क्योंकि आप अभी कम भी करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक वो डिलीवर नहीं करेगी उसका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। और कुछ केसेस में जिसमें हमारे पास टाइम है तो फिर हम ऑब्वियसली उनका बीपी दवाइयों से और जो भी मेजर्स हैं उससे बीपी उनका कम करके फिर उन्हें ऑपरेशन के लिए लेते हैं। कुछ लेडीज़ होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई या सिजेरियन हुआ तो अमूमन ये कहा जाता है, देखिए केयर दोनों ही चीज़ों में लगती है, बट हमेशा ये कहा जाता है कि सिजेरियन है तो बहुत ज़्यादा वो ध्यान रखें, सारी चीज़ों का ध्यान रखें, टाँके होते हैं उन चीज़ों का ध्यान रखें, प्रॉपर उस टाइम पे किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना, अभी भी वो चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ों का वो ध्यान रखें? बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि किसी के टाँके पक गए हैं या किसी के टाँकों के पास से पानी सा आने लगा है, तो वो उनको नहीं समझ में आता, और वो एक्चुअल में इंटरनल वो चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत थोड़ा सा डर भी जाता है पेशेंट की, अभी हम क्या ही करें। देखिए नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें टाँके तो उसमें भी आते हैं कई बार, नॉर्मल डिलीवरी में भी हमें ओवरऑल अपनी हाइजीन का ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। वैसे जब LACS होता है, सिजेरियन से डिलीवरी होती है, तो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स वैसे ही ऑपरेशन को लेकर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस उनमें टाँके पकने की वो नहीं होती। एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में तो ये चीज़ बहुत ही ना के बराबर हो गई है। अब अगर पेशेंट को जल्दी, अभी जैसे कोविड के टाइम पे ज़रूर पेशेंट्स को हम पूरे 5 दिन नहीं रख रहे थे, उनको 1 या 2 दिन बाद छुट्टी कर देते थे ताकि बच्चे को इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। तो उस कंडीशन में क्या होता था, अगर घर पे जाके उसकी ड्रेसिंग नहीं हो रही प्रॉपर, तो ज़रूर कुछ केसेस आए थे सामने कि उनको बाद में उनके स्टिचेस में टाँके पक गए या पस आने लगा। वो अपना नॉर्मल एंटीबायोटिक से वो चीज़ कवर अप हो गई थी। तो वैसे देखा जाए तो ये प्रोसीजर बहुत सेफ है, और इसमें जैसे पहले बोलते थे कि ये मत खाओ वो मत खाओ, वो क्राइटेरिया भी अब ज़्यादा नहीं बचा, क्योंकि आप डिलीवर चाहे नॉर्मल हो या LACS से हो, इसमें कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। ये बोलते हैं हाँ नॉर्मल डिलीवरी वाली पेशेंट अगले दिन से चल फिर रही है, LACS वाली भी अगले दिन से चल फिर सकती है।
कि हम भी 2 दिन बाद छुट्टी कर देते हैं, पेशेंट खुद सीढ़ी चढ़ के जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब एक एक महीना लेटी रहती है। बहुत सारी लेडीज मैंने भी देखा है कि हमारा तो ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, हम नहीं हिलेंगे। उस चक्कर में वो अपना 1 महीना, अगर आप सोचे कि कोई बेड पे ही लेटा है तो वैसे अपनी बॉडी को वो बिल्कुल ही वीक कर रहा है। ऐसा कहीं भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप सीढ़ी भी चढ़ सकते हो, आप सब कर सकते हो। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, जो सिजेरियन होते हैं या स्टिचेस होते हैं या नॉर्मल में भी जो स्टिचेस होते हैं, मैं सिजेरियन का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टाँके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको पूरी तरह से गलने में कितना वक्त लगता है? मतलब एक प्रिकॉशन के तौर पर कितना टाइम उनको लेना चाहिए ताकि वो ध्यान रखें? देखिए, नॉर्मली हम 7 to 8 डेज में स्टिचेस रिमूव कर देते हैं। 7 से 8 दिन ही लेडीज़ को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, वो भी ध्यान इस सेंस में कि उनके टाँकों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़े। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो चल फिर नहीं सकते। आप चल फिर सकते हो, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं करना कि स्टिचेस पे बहुत ज़्यादा लोड आए। सिर्फ 7 डेज तक आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। एंड जो हमारे यूट्रस में जो टाँके आते हैं, उनको कम्प्लीटली रिकवर होने में या पूरा स्ट्रेंथ आने में 1.5 महीना करीब लगता है। तो इसलिए उसमें बोला जाता है कि कम से कम 1.5 महीने तक लेडीज कुछ लेडीज होती है इमीडिएटली एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम 1.5 मंथ का उसमें टाइम लेके चलते हैं कि 1.5 मंथ आपको अपनी बॉडी को पूरा रिकवर होने में देना पड़ेगा। ये चीज़ नॉर्मल डिलीवरी में नहीं होती क्योंकि उसमें कोई स्टिचेस नहीं आए हैं। तो बस ये एक डिफरेंस आ जाता है। वैसे भी कोई 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने के अंदर कोई स्टार्ट नहीं करता एक्सरसाइज करना। कुछ होते हैं तो जो स्किन के इंसिजन्स हैं, जो स्किन के टाँके, वो लगभग 7-8 दिन में कट जाते हैं, और जो अंदर आपके यूट्रस में आए हैं उन्हें लगभग घुलने में 1.5 महीना लगता है। इतना टाइम है जब हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसके अलावा तो फिर 1.5 महीने बाद तो हम एब्सोल्युटली फ्री हैं जो करना है। बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी जानकारी उन्होंने दी है जो हम लोगों को पता होना चाहिए और हमें उसके लिए जागरूक होना चाहिए और करना हमें अपने लिए खुद है। डॉक्टर राधिका, चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से, उन फीमेल्स के लिए भी कुछ? देखिए, सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जब तक औरत घर में काम काज कर रही है तब तक सबको अच्छी लगती है। जहाँ वो लेट गई बीमार होके तो फिर किसी को अच्छा नहीं लगता। तो हम ऐसा क्यों करें अपने घर वालों के साथ? हमें भी उनके लिए करना उतना अच्छा लगता है। जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम उनके लिए भी सब कुछ कर पाएंगे। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आजकल लेडीज़ के ऊपर। उनको अपने बच्चों को भी देखना है, इन-लॉज को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, अपना वर्क भी मेंटेन करना है। और अब ये एक्सक्यूजेज नहीं चलते कि यार ये तो लेडी है, तो अभी आपको प्रोफेशनल फ्रंट में भी मेल्स के बराबर ही चलना है। तो हम घर का एक्सक्यूज नहीं दे सकते उनको। तो अगर हमारे पास एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमें एक आदमी की बराबरी तो करनी है और साथ में हमें अपना पूरा घर भी लेके चलना है और उसका पूरा मैनेजमेंट भी देखना है। तो हम किसी को कोई एक्सक्यूज देने की पोजीशन में ही नहीं है। तो बजाय हम दूसरों को कुछ भी एक्सक्यूज देने की कोशिश करने के बजाय हम अपने ऊपर उतनी मेहनत करें, तो हम भी हेल्दी रहेंगे और हम सबको भी हेल्दी रख पाएंगे। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर राधिका, आप आए हमारे स्टूडियो, हमसे बात की, हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ डॉक्टर राधिका थी और फीमेल्स प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, हेल्दी डाइट की बात करें तो किन चीज़ों को हमें खाना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते हैं। और उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें परेशान नहीं होना कि हम डॉक्टर के चक्कर लगाएं, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम कैसा फील कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हमें प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। हर चीज़ के बारे में मुझे लगता है बहुत खुलकर और क्लियर बात हुई है। मुझे लगता है सबसे पहले हम अपना ख्याल खुद रखें और नहीं तो फिर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ होते ही हैं। आज हेलो डॉक्टर में इतना ही, और अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।